हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको एक गुड न्यूज़ मिली। वो ये कि आपके एग्ज़ाम जो है ना वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अब आपके पास थोड़ा सा और सफिशिएंट टाइम है कि आप जो है ना अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम आज क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2018 का। ये हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ये जो है हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, any two assumptions of input output analysis, product and fusion rule of differentiation, difference between simple and partial derivative, integration by parts। देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये पहले भी आया हुआ था, 2017 में दोबारा भी आया हुआ है। फिर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, ये भी हमारा रिपीट हुआ है। सेटल पॉइंट ऑफ अ गेम थ्योरी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस जो है ना ये हमारे कंपल्सरी वाले हो गए। फिर है ये यूनिट वन में एक क्वेश्चन आपका जो है ना वो आया हुआ है कि ये जो है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसकी जो है ना आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। दूसरा है ये मतलब आपका मैट्रिसेस में से हो गया, ये इनपुट आउटपुट में से हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सेम क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है कि इलास्टिसिटी E1 और E2 जो है ना वो प्राइस इलास्टिसिटी इसकी निकालनी है। ठीक है ना, ये भी 17 वाला रिपीटेड है। ये फिर आपको डेरिवेटिव लेना है। दोनों जो है ना आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। फिर ये यूटिलिटी फंक्शन का आ गया। फिर यूनिट 3 में से आपका इंटीग्रेशन का आ गया और ये MR दिया हुआ है। ठीक है, इससे आपको TR निकालना है। ये उल्टा हो जाता है, यदि TR से MR निकालना तो डेरिवेटिव लेते हैं, MR से TR निकालना तो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना ये सप्लाई कर्व का आ गया आपका, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर उसके बाद ये LP सिंप्लेक्स का है और ये है आपका LPP का, वो उसका सॉरी गेम थ्योरी का। तो इस तरीके से ये आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है। अब हम जो है ना इसके सॉल्यूशंस को स्टडी करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस जो है ना वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो है ना सभी एलिमेंट्स, जैसे ये है 1 0 0 1, तो इस मैट्रिक्स को जो है ना हम क्या कहेंगे, आई मैट्रिक्स कहेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो जो क्या होते हैं, वो आपके 0 होते हैं। यदि हम गिवन मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गिवन मैट्रिक्स पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बी पार्ट की, जो आपका यहाँ पर है इनपुट आउटपुट IO मॉडल जो है ना, आपको उसकी क्या बतानी है, तो एजम्पशंस बतानी है। तो इसकी एजम्पशन, फर्स्ट वाली एजम्पशन क्या कहती है कि नो टू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ज्वाइंटली, ईच इंडस्ट्री प्रोड्यूस ओनली वन होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी कि 2 इंडस्ट्री है। तो जैसे एक इंडस्ट्री आयरन इंडस्ट्री है, दूसरी आपकी जो है ना सपोज कीजिए एग्रीकल्चर है, या फिर कोई भी मतलब सेकेंड यानी एनी इंडस्ट्री है, तो लेदर इंडस्ट्री है, तो दोनों इंडस्ट्रीज जो है ना वो कोई भी जॉइंट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी। हर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो है ना वो अलग अलग होगा। ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें जो है ना मतलब जो आपके प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना वो होमोजीनियस होंगे और उनके होमोजीनियस होने के कारण जो उनके रिटर्न्स टू स्केल जो है ना वो आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल जो है ना वो क्या कहता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल जो है ना आपको पता ही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम UV रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, U/V रूल। इसके अंदर क्या कहता है, इट सेज दैट द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन सेम एंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। जैसे कि हमने माना हमारा UV एक फंक्शन है, तो यदि हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy/dx निकालते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि v का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसी तरीके से आपका बनता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जो आपका U/V रूल जो है ना उसको हम क्वोशिएंट रूल कहते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर dy/dx क्या कहता है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि जो है ये आपका u अपॉन वी रूल है। ये आपका क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखो, u अपॉन वी रूल क्या कहता है, u अपॉन वी रूल नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, v एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ये आपका होता है क्वोशिएंट रूल। इज इट ओके? तो आप जो है ना क्वोशिएंट रूल इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड द पार्शियल डेरिवेटिव। जो हमारे सिंपल और पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमारे जो सिंपल डेरिवेटिव है वो क्या होते हैं, it is the process of finding the derivative of a function is called as differentiation, or it shows the change in one variable to the change in another। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक जैसे y, ये y है और ये y फंक्शन है x का। तो हम यहाँ पर y के कारण x में होने वाले चेंज को जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसको कहते हैं सिंपल डेरिवेटिव। अब बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन जस्ट वन वेरिएबल इज कॉल्ड एज पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पर है कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अब यहाँ पर u जो है ना दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, x का भी और y का भी। जब हमें यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो हम एक बार मतलब u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जिसमें हम क्या करते हैं y को कांस्टेंट मानते हैं और x का डेरिवेटिव लेते हैं। दूसरी बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब डेरिवेटिव लेंगे किसका, अब हम डेरिवेटिव लेंगे u का, करली u लिखते हैं इसमें, ऐसे वाला u डालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और x को क्या मानेंगे कांस्टेंट। तो x को कांस्टेंट मानेंगे इसलिए x आ गया और y का डेरिवेटिव आ गया 1, ठीक है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है ना ये आपके क्या होते हैं, ये यूजफुल होते हैं इन एनालाइज द, जब हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, किसी का मिनिमम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रल बाय पार्ट का जो क्वेश्चन है बेटे ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, सेम वही वाली चीज़ है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो यदि दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। जैसे कि यहाँ पर है आपका फंक्शन है, एक u है और एक v है, u इंटू वी का आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है ना करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है, आपको उसका ऑर्डर बताना है और उसकी डिग्री बतानी है। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट कंटेन्स, कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप क्या निकाल सकते हैं। और यदि हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में हमारी क्या आती है, पावर आती है। इट इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज टू बी राइज्ड, कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, जो पावर जो है ना हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है। उसके बाद स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल तो बेटे हमने पढ़ा ही था, लास्ट बार भी पढ़ा था, है ना। स्लैक वेरिएबल्स क्या होती हैं कि इट अप्लाइज, जैसे यदि हम कहते हैं कि 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो हम इनको कहेंगे स्लैक वेरिएबल। स्लैक क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करें, लेस देन इक्वल टू को, ठीक है ना। और यदि हम बात करते हैं सरप्लस वेरिएबल की तो वो क्या कहते हैं कि जैसे यदि 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाता है तो हम इनको कहेंगे सरप्लस वेरिएबल। क्या कहेंगे, सरप्लस वेरिएबल। और यदि हम इसको लेस देन से रिप्रेजेंट करते हैं, लैक, लेस देन मतलब लैक कम, तो उसको स्लैक कहते हैं। और यदि ग्रेटर देन है तो यानी कि ज़्यादा है, इसका मतलब सरप्लस है,
ठीक है। तो स्लैक और सरप्लस में सिर्फ यही फर्क है कि स्लैक वेरिएबल जो है ना वो लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और सरप्लस जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि हमारा जो सैडल पॉइंट गेम का क्या होता है। इन अ जीरो सम मैट्रिक्स गेम इन आउटकम ऑफ अ सैडल पॉइंट इफ आउटकम इज द मिनिमम इन इट्स रो एंड मैक्सिमम इन इट्स कॉलम। यानी कि जहाँ पर जो है ना सैडल पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पर मिनी मैक्स और मैक्स मिनी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर हमारा सैडल पॉइंट गेम का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये तो थे आपके क्वेश्चंस 2-2 नंबर के। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहला जो है ना आपका क्वेश्चन बनता है उसमें कि जो आपका एक क्वेश्चन है उसका आपको इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन आपको दिया है 1 4 3 4 2 1 3 2 2। बेटे ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो जिस बच्चे ने इन्वर्स निकाल दिया उसके 16 नंबर पक्के हैं। तो मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है पहले कि जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स के लिए जो है ना सबसे पहले एक ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है ना उसका 0 नहीं होना चाहिए। यदि वो 0 के बराबर है तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो इसलिए सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे यहाँ से 1 को छुपा दिया तो हमारे पास बचा 2 1 2 2 फिर -4 ऐसे करके जो है ना हमने एक ही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, वो आपके आ गई -12। ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका इन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स जब एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसके क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। पूरी की पूरी इसके जो है ना हम कोफैक्टर निकालेंगे। A11 A12 A13 ये सारे आपको निकालने आते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर्स आपने निकाल लिए। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो कोफैक्टर हैं उनको एज इट इज लिख लिया, जैसे 2 -2 ये करके। फिर हम इनका जो है ना अब क्या निकालना है, हमने कोफैक्टर्स का हमने एडजॉइंट लेना है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का जो जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, जो आपकी कोफैक्टर निकालने हैं, यदि हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया तो वो उसका एडजॉइंट बन जाता है। ट्रांसपोज में क्या होते हैं कि जो आपकी ये रो है इसको हम क्या बना देते हैं, कॉलम। हर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये आपका एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स, अब आपने निकालना है ए का इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब हमारी ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू आई थी -12, तो हमने इसको 1/-12 कर दिया और इस एडजॉइंट को यहाँ पर लिख दिया, तो ये आपका ए का इनवर्स आ गया। हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, -12 से डिवाइड कर दिया और फाइनल ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 16 नंबर का क्वेश्चन करना है। यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये जो क्वेश्चन है ये है आपका इनपुट आउटपुट का, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लें। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको 3 सेक्टर की ये ए मैट्रिक्स दी हुई है। ए मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है बेटे, ए मैट्रिक्स से सबसे पहले हम I - A टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो I जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको 1 में से I मैट्रिक्स मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें से माइनस करते ये आ गया। अब हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी आ गई -0.8। यहाँ पर आपकी एचएस कंडीशंस जो है ना वो सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी I - A की डिटर्मिनेंट वैल्यू वो भी ग्रेटर देन 0 है, और जो आपकी टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाली, इसके जो है ना ये एलिमेंट्स ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव है। देखो ये सारे के सारे हैं आपके पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि एचएस कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद जो है ना हम R1 के, R2 के, R3 के जितनी भी आपके पास रोज हैं उन सभी रोज के क्या निकालेंगे, हम उन सभी के कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। इज इट ओके, कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स निकालने के बाद जो है ना हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब
एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, उसके बाद उसका जो है ना हमने i माइनस ए 0.1.08 जो है ना ये हमारी ए की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दिया। हमें क्वेश्चन में गिवन है डिमांड वेक्टर। डिमांड क्या दी हुई है कि 10,000 5,000 और 4,000। हम इनको जो है ना इससे मल्टीप्लाई करके x1 x2 और x3 जो आपका फाइनल डिमांड फैक्टर है उसको निकाल लेंगे और ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। अब हम प्रोसीड करते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। सेकेंड यूनिट में जो है ना हमारा क्या कहता है कि आपको जो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कर चुके हैं। y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है कि x इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो पहले हम इस y को जो है ना अलग सेपरेट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स। इस x को इस x 1 प्लस लॉग एक्स को इसके नीचे ले जाएंगे, ये आ गया। यहाँ पर अब हम लगाएंगे u अपॉन v रूल। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स जो है ना, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पर खाली बच जाएगा 1/x। तो मतलब यहाँ पर हमने ये 1/x लिख दिया, x से x कट गया तो यहाँ पर 1 बच गया। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूरा आपका जो है ना 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ना ये फोर्थ का ए पार्ट है, ये मैंने इसलिए नहीं किया बेटे क्योंकि फोर्थ का ए पार्ट जो है ना वो हमने लास्ट पेपर में किया था, जिसमें वो था E1 इंटू में E2 और E1 माइनस E2, इसको प्रूव करो। तो ये वाला जिस बच्चे को क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट करना है वो जो है ना 2017 का जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है 2017 वाला, उसमें जाकर चेक कर सकता है। दो बार करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको जो है ना एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन आपको गिवन है, यहाँ पर ये है u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 और आपको एक बजट कंस्टेंट्स ये दिया हुआ है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 51। आपको यहाँ पर ऑप्टिमम लेवल ऑफ x एंड y का परचेज निकालना है कि कंज्यूमर जो है ना x और y की कितनी क्वांटिटी को परचेज करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो कंज्यूमर जो है ना उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है। यूटिलिटी को मैक्सिमम करने के लिए हम बजट कंस्टेंट्स की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि f इज इक्वल टू एक्स वाई लैम्डा जो आपका ये यूटिलिटी फंक्शन है, इसको जो है ना जो आपका बजट कंस्ट्रेंट है उसके साथ उसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और लिख देंगे 0 के बराबर, यानी कि x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू में 51, जैसे ये क्या दिया हुआ है 51 इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। तो हम इसको क्या करेंगे 51 माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके से हमने जो है ना इसको सॉल्व कर लिया। ये मैं आप साथ साथ रब कर रही हूँ ताकि आपको नोट करना तो दिक्कत ना आए। ठीक, अब जो है ना उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के लिए पहले जो ये आपका फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स जो है ना यहाँ पर ये वाई प्लस 1 जो है ये कांस्टेंट आ गया, एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव आ गया 1, वो हमने नहीं लिखा। अब यहाँ पर ये बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, 2x का डेरिवेटिव आ गया -2 और लैम्डा ये साथ में है। इसी तरीके से डेल्टा वाई जो है ना तो उसमें ये वाला तो 1 आ गया, ये इसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर -5 लैम्डा। ठीक है ना, फिर लैम्डा के कंटेस्ट में यहाँ पर लैम्डा नहीं है, ये सारा 0 आ गया और लैम्डा का डेरिवेटिव 1 लैम्डा के साथ जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज। अब हमने क्या करना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है ना इन दोनों को डिवाइड कर देना है ताकि हम लैम्डा को यहाँ से एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पर क्या है ये आपका देखो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होने के बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पर बच गया y प्लस 1 इज इक्वल टू
2/5 और ये x+2 जो है ना वो इधर मल्टीप्लाई होकर ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बच गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने फिर क्या करना है, यहाँ से जो ये वाली वैल्यू है यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब 1 को उधर ले गए, 1 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये 5 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 2x + 4 - 5 = 5। ठीक है ना, तो 4 और 5 को जब करेंगे तो ये आ गया हमारे पास y = 2x - 1/5। ठीक है ना, अब जो ये वैल्यू है इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी थी, देखो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, ये थी। ठीक है, इस इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर है 51 - 2x - 5y = 0। तो 2x - 5 = -51, माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2x + 5 = 51। अब यहाँ पर 2x 5 एज इट इज, y की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली है 2x - 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 2x + 2x - 1 = 51। 4x = 52 और x की वैल्यू आ गई 13। x की ये वाली वैल्यू जो है ना अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2 × 13 माइनस ये सॉरी यहाँ नहीं इसमें पुट कर देंगे 2 × 13 - 1/5। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। तो ऑप्टिमल वैल्यू जो है ना x और y की हमारी क्या बनती है, 13 और 5। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर कंडीशन को। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये देखो ऊपर जो है ना हमारा यहाँ पर ये हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन थी इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगेन x लिया तो 0 आ गया, y के रिस्पेक्ट में लिया तो 0 आ गया और x का y के रिस्पेक्ट में ले लिया तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से जो है ना इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे। तो यहाँ पर जो ये आपकी इक्वेशन है इसको हमने मतलब जो हमारा बजट कंस्ट्रेंट था 2x + 5y - 51, हमने क्या करना है इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर ये आपका 2x है तो इसका डेरिवेटिव 2 आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 5 आ गया। ये हमारा एक फॉर्मूला है, हमने इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है। 0 gx क्या है 2, gy कितना है 5। ठीक है ना, फिर यही सेम चीज जो यहाँ पर है ये वही यहाँ पर लिखी जाएगी 2 और 5। f(x) आपका 0 है, f(y) आपका क्या है 0 है, f(x, y) यहाँ पर दोनों सेम रहेंगे 1 और 1। इस तरीके से हम इस डेल्टा को एक्सटेंड करके वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या आ गई 20 यदि ग्रेटर देन 0 है तो आपका यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमम है, यदि ये लेस देन 0 है तो आपका यूटिलिटी जो है ना वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है एट x = 13 एंड y = 5। बहुत ही इजी है, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा क्वेश्चन यदि पेपर में आ जाते तो आपका गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। अब हम सॉल्व करते हैं यूनिट 3। ठीक है, थोड़ा सा यदि आप ध्यान से कर लेंगे बेटे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा यूनिट 3 है, यूनिट 3 जो है ना वो हमारा क्या है कि ये देखिए यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपका ये फंक्शन दिया हुआ है y ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ABC मतलब इसके जो है ना नीचे वाले के हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, जैसे x+1 का स्क्वायर 2x + 3 a/this b/this एंड c/d
दिस, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारा बचा x+1 और 2x+3, बी के साथ मल्टीप्लाई किया स्क्वायर हो गया तो सिर्फ ये बच गया, सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा और ये स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, हमने इसको जो है ना, इनको डिटेल में हम ऐसे सॉल्व करके नहीं बता सकते, हमने इनको सबको सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालना है, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया 2a, देखो ना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2a, बी में एक्स स्क्वायर नहीं है, सी में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया c, तो 2a + c = एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जैसे 5a + 3b + c 2c, ये आपका जो है ना बच गया। इस तरीके से हम जो है ना इनकी सारी की सारी वैल्यूज निकालेंगे और इसके साथ कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज आपके निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप ए बी और सी की वैल्यूज निकालेंगे तो जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू जो है ना वो हमारी आती है 0। ठीक है, ए की वैल्यू 0 आ गई हमारी, सॉल्व करने के बाद बी की वैल्यू आ गई 4 और सी की वैल्यू आ गई 5। तो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं 0 जो हमने एज्यूम किया था ना उसको लेकर, जैसे हमने यहाँ पर ये वैल्यू ले ली तो ए की 0 होगी तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे, बी की वैल्यू जो है ना वो हमारी 4 होगी तो 4 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx/1 + x²। सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, सी की वैल्यू थी हमारी 5, तो यहाँ पर सी की जगह 5 पुट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद है आपका सिक्स क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यहाँ पर जो है ना आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू दी हुई है, उस मार्जिनल रेवेन्यू से आपको क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, उससे आपको टोटल रेवेन्यू निकालनी है और डिमांड फंक्शन निकालना है। ओके, अब देखो मार्जिनल रेवेन्यू जब दी होती है तो उससे हम जब वो निकालते हैं टोटल रेवेन्यू तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, dr/dx, ये हमें पता है, तो dr/dx = दिस, तो dr = dx से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर हमने इन सबको इंटीग्रेट कर लिया, dr 5 इंटू में dx 6 इंटू में 2 + x+2 +6, dr का जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो टोटल रेवेन्यू बन जाती है। 5 dx का इंटीग्रेशन हो गया तो 5x हो गया, 6 बाहर ले लिया, इसको ऊपर ले गई, 1 पावर माइनस होती है वो माइनस कर दिया प्लस की, ठीक है ना, ये आ गया। इनिशियल स्टेज पर आपकी x भी 0 होती है, टोटल रेवेन्यू भी 0 होती है। यहाँ पर x को भी 0 पुट कर दो, tr को भी 0 पुट करके हम स्मॉल के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो आपकी आ गई 3, तो टोटल रेवेन्यू आपकी ये हो जाती है। इज इट ओके? उसके बाद जो है ना हमारी जो टोटल रेवेन्यू है हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद ये आपका x+2 एलसीएम आ गया, 5x इंटू में x+2 -6 3 इंटू में x+2, इसको सॉल्व करके यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की वैल्यू है। उसके बाद यदि हमने डिमांड फंक्शन निकालना है तो डिमांड फंक्शन क्या होता है आपका बेटे, PR/x, जो आपकी टोटल रेवेन्यू है यदि आप इसको x से डिवाइड कर देते हो तो वो आपका डिमांड फंक्शन आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने 8th क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया सिंप्लेक्स का, क्योंकि इसके साथ जो है ना आपके पास चॉइस में होती है गेम थ्योरी, तो यहाँ पर हमने गेम थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये प्लेयर ए और बी के डोमिनेंस रूल से आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो है ना हम इसको जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था ना, सेम उसी तरीके से हमने इसको जो है ना सॉल्व करना है। यहाँ पर हम डोमिनेंस रूल को फॉलो करेंगे। तो हमने देखा कि सबसे पहले हम कोई भी रो डिलीट करेंगे, तो हमने देखा कि R1 जो है ना इसका हर एलिमेंट जो है ना वो R3 से या तो छोटा है या उसके बराबर है। देखो 6 जो है 8 से छोटा है, 4 और 4 बराबर 8 और 8 बराबर 0 और 0 बराबर, तो हम रो डिलीट करते हैं मिनिमम वैल्यू वाली। तो हमने इसको ये डिलीट कर दिया, तो उसके बाद जो है ना हमारे पास नीचे वाली ये 3 रोज बच गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉलम की। तो हमारा देखो जो फर्स्ट कॉलम है इसका हर एलिमेंट जो है ना वो थर्ड कॉलम के हर एलिमेंट के या तो बराबर है या उससे बड़ा है। कॉलम डिलीट करते हैं मैक्सिमम वाला, तो हम फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये आ गया।
उसके बाद अब हमारे पास जो है ना कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम किसी भी तरीके से इनको डिलीट कर सकें। तो यहाँ पर जो है ना अब हम एवरेज मेथड को फॉलो करेंगे। एवरेज मेथड के लिए हमने क्या करना है, कोई भी दो कॉलम ऐसे लेने हैं जिनका की टोटल दूसरे तीसरे कॉलम के तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो हमारे दो कॉलम है वो ऐसे लेने हैं जिनका एवरेज जो है ना वो थर्ड कॉलम से छोटा हो। तो हमने यहाँ पे कोशिश करनी है जिनमें जीरो इंक्लूड है हम उनका टोटल ले लें। जैसे 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 0 डिवाइडेड बाई 0 + 16 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे किया। अब देखो जो हमारा ये सेकंड कॉलम है, ये जो है ना इसका हर एलिमेंट थर्ड और फोर्थ कॉलम के एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। तो हम इसको एक इंडिविजुअल को डिलीट करेंगे, दो को इकट्ठे डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर कॉलम का भी, रो का भी एवरेज लेंगे और रो को भी इसी तरीके से डिलीट करके फाइनली हमारे पास जो है ना 2 × 2 ऑर्डर की एक पे ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाली। अब हम यहाँ पर ये अर्थमेटिक मेथड को फॉलो करेंगे। पहले ऑड्स निकालेंगे, 0 - 16 मॉडुलस में है इसलिए 16 आ गया, 8 + 0 ये भी 8 आ गया। फिर ऐसे ही इन दोनों का क्रॉस यहाँ लिखना है, इन दोनों का टोटल डिफरेंस यहाँ लिखना है। इधर से करो इधर से करो, टोटल 24 आना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे दोनों की, 16/24, 8/24 ये आ गई P1 P2, इसी तरीके से Q1 Q2 आ गई। फिर वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेंगे, 8 × 16 + 0 × 8 डिवाइडेड बाई 24 और आंसर लिख देंगे। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है मैंने 2018 का। इसको अच्छे से स्टडी कर लो, डाउट्स मुझे बताना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एंजॉय योर स्टडीज एंड ऑल द बेस्ट। यूनिवर्सिटी ने आपको थोड़ा सा और टाइम दे दिया, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंजॉय करिए स्टडीज़ को, अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। मेरी विशेष आपके साथ हैं।